अगर आपको पता चले कि ईडी की रेड और संभावित रेड को लेकर क्या है, कब तक समन स्किप होंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, कोई और नाम आएगा या वो कंटिन्यू करेंगे? जी देखिए सौरभ, जो प्रवर्तन निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी छापेमारी इसी तरीके से चलती रहेगी और ये कोई नया पैटर्न नहीं है। अगर हम 2014 से लेकर अब तक कंपैरिजन करें और पिछले 10 साल के जो यूपीए एरा का था उसको अगर कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं विपक्षी नेताओं पर वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि मैं अगर आंकड़े आपको बता दूं, 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त 26 केसेस सिर्फ किए गए थे जो कि नेताओं के ऊपर किए गए थे। 26 में से भी 14 उस वक्त के विपक्षी नेताओं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, और उसके अलावा 12 ऐसे लोग थे जो कि खुद यूपीए या यूपीए अलायंस के से जुड़े हुए थे या कांग्रेस के नेता थे। तो कुल मिला के 54% नेताओं पर ही सिर्फ कार्रवाई की थी ईडी ने उस वक्त। लेकिन जब ये नई सरकार आई उसके बाद से लेकर अब तक 4 गुना से भी ज़्यादा मामले हो चुके हैं। 120 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं आज की तारीख में जिनके ऊपर जांच चल रही है ईडी की, जिसमें से 115 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो कि विपक्षी पार्टी के हैं, यानी कि 95% वो नेता हैं जो कि विपक्षी पार्टियों के हैं। लेकिन सौरभ, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि जब भी ऐसे मामले गए हुए हैं, जब आरोप लगाया गया है ईडी के ऊपर कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ऐसा किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा गया है, तो जब ये मामले कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ज़्यादातर मामलों में, और आपको मैं रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, मनीष सिसोदिया के बेल का मामला जब गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ईडी ने जो जांच की है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके बिना पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है और मनीष सिसोदिया को जेल में रहने की ज़रूरत है। जो बड़े मामले हैं उसमें भी हमने देखा है कि किसी को राहत मिलती नहीं है। तो एक तरफ यह आरोप तो ज़रूर लगा सकते हैं कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उन्हें तो कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। मैं संतोष जी आपसे अगला सवाल पूछूं, एक पर्सनल क्वेरी है मेरी, जरा 2 विंडो करिए। हाँ, ये पीछे 2 बड़ी खूबसूरत पेंटिंग दिख रही हैं, एक में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी एक, ये कौन सी पेंटिंग है? पीछे पेंटिंग है वो हमारे श्रीमती जी का पेंटिंग है, भगवान बुद्ध की पेंटिंग है, और उसके ऊपर में और इंडियन एक्सप्रेस का लोगो है, वो भी श्रीमती जी ने, चित्रा सिंह ने बनाया है। तो वो मैंने लगाया है, जो कि मेरे अखबार का लोगो है, तो मैंने लगाया है। अब बुद्ध को कौन नहीं लगाएगा? जी बिल्कुल, नहीं मेरी बार बार उधर नजर जा रही थी, मैंने कहा मेरे दर्शकों की भी जा रही होगी तो पूछ ही लेता हूं। अब ये बताइए, हम लोग इस सेगमेंट में चर्चा कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज की एक्टिविटी पर, ईडी और सीबीआई की। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कितना घेरा कस रहे हैं, कितना पॉलिटिकल है, क्या चर्चा है पटना में इसको लेकर? देखिए, हम लोगों को शुरू से शक था ये चीज कि वो अपियर नहीं होंगे। जिस प्रकार की अपोजिशन की पोस्टरिंग हो रही है अरविंद केजरीवाल के, देखा आज वेस्ट बंगाल में जो हुआ, जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम के साथ वो आप देख रहे हैं, जिस तरह की हेमंत सोरेन की पोस्टरिंग है, तो पूरा इंडिया ब्लॉक की जो पोस्टरिंग है कि सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज है, शुरू से ही ये तो खुल करके आरजेडी कहती आ रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल की तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको लगता है सब लोग सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं कि भाई किस एक्सटेंट तक ये सेंटर जा सकती है सेंट्रल एजेंसी को इनके अगेंस्ट में, जैसा वो कहते हैं कि हम लोगों के अगेंस्ट में लॉन्च करके रखा हुआ है। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, और कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि मान लीजिए कि गिरफ्तारी हो जाती है तब तो पॉलिटिकल टर्मोइल ही हो जाएगा। तो बहुत तरह की संभावना है और आशंका है। तो इसी के बीच में आया कि जाएंगे, फिर उनको हो सकता है कि राजनीतिक सलाह दी गई होगी कि मत जाइए। तो आज वो अपीयर नहीं हुए, एज शेड्यूल्ड जो था, आज 5 का अपीयरेंस था, आज अपीयर नहीं हुए। आज तो उनका कोई प्रोग्राम पटना में खास नहीं है, कल का शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। तो और जहां तक अटैक करने की बात है तो वो खुल करके, इसके पहले राज्यसभा एमपी मनोज कुमार झा भी बोले हैं, और आरजेडी तो शुरू से बोलती रहती है। झंझारपुर में भी अटैक किया है कि सेंट्रल, जो तेजस्वी की एक सभा थी उसमें बोला कि किस प्रकार के सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची में क्या है राजनीतिक माहौल? आई फील लाइक टीवी एंकर। हेमंत सोरेन का सक्सेसर कौन होगा, क्या तैयारियां हैं विपक्षी खेमे में जो वहां सत्ता पक्ष में है? आनंद, रांची का माहौल सर बहुत ही गर्म है अभी, क्योंकि जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ वहां से लगभग बमुश्किल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हेमंत सोरेन का घर है।
और लगभग 20 से 25 विधायक उसी के आसपास में वो रहते हैं। तो अभी जो जब 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद सबको कहा गया कि आप लोग फिलहाल कुछ दिन रांची छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इतना प्रोसेस, ये लगातार मतलब एक मामले में 7 बार समन सीएम को क्यों किया गया है, और साथ भी जो जितने भी समन हुए एक के मतलब जवाब में सीएम हेमंत सोरेन आज तक ईडी ऑफिस नहीं गए। ये मामला है, रांची में एक इलाका है बड़गाई में एक जमीन की खरीद हुई थी। ईडी जब जमीन की जांच कर रही थी, उस दौरान उस बड़गाई अंचल के एक अधिकारी थे भानु प्रताप प्रसाद। उनके घर जब छापेमारी हुई थी, लगभग 10 से 12 पेटी कागजात मिले थे। उसमें से एक कागज ऐसा था जिसकी जमीन की कीमत 1 लाख मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, उसको वो 15 से 20 लाख में वो उसको खरीदी गई थी। और ईडी को आशंका है कि वो जमीन तथाकथित तौर पर सीएम ने खरीदी, और लेकिन वो किसी और के नाम पे खरीदी गई। ईडी के पास ये भी पक्का प्रूफ नहीं है कि उस जमीन की खरीद सीधे हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन परिवार में किसी व्यक्ति के नाम पर हुई है। तो ईडी उसी मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है, उनको समन भेज रही है। इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है इस कागज में और इस प्रोसेस में। शायद यही वजह कि हेमंत सोरेन एक बार भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बात आती है कि जब दोनों ही पक्ष ये बात समझ रहा है तो बार बार ये समन हो क्यों रहा है। तो जहां तक मेरी जानकारी और समझदारी कहती है वो ये है कि समन लगातार भेज कर इनके ऊपर दबाव बनाकर जितना डेंट लगाया जा सकता है इनके इमेज को, वो लगाया जा रहा है। और इसका परिणाम ये भी हो रहा है कि जब आने वाले टाइम में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं इसी साल में, तो जो कारोबारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो हेमंत या जेएमएम के नजदीक ना जाए, जिससे वो जो आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है इलेक्शन के लिए वो नहीं होगा। तो शायद हमको लगता है इस वजह से ये इतने ज्यादा रेड हो रहे हैं। और अभी तो लगभग झारखंड के जितने भी सत्ता पक्ष के जितने एमएलए हैं, 2 या 3 को छोड़ के सब रांची में ही है।